हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो हम लोग जो हैं कि इसके पहले जो है क्लास देखे थे जिसमें जो है कि टॉपिक में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बतलाए थे। अब आज जो है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको जो है कि यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन में स्वागत है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पहले यदि आप क्लास किए होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है कि आसानी होगी और हमें उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन का जो है कि आंसर सावधानी पूर्वक आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक बतलाए थे। तो हम लोग जो है कि कल चर्चा किए थे कि जीवन की उत्पत्ति, तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? महासागर से हुआ था। और इस उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओपाइरिन। और ओपाइरिन नामक वैज्ञानिक ने जो है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में बतलाए थे और इन्होंने किताब लिखे थे। उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। और इस किताब का जो है कि 1924 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में कौन से वैज्ञानिक बतलाए थे? सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक बतलाए थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ओपाइरिन। तो ओपाइरिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति के बारे में बतलाए थे। ओपाइरिन कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस का, ये रूस का रहने वाले वैज्ञानिक थे। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो जीवन की उत्पत्ति जो है कि सर्वप्रथम जो है कि महासागर में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है नदी, पृथ्वी, महासागर, वायु। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जीवन की उत्पत्ति महासागर में हुआ था। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो ये नाम से ही स्पष्ट है, जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति पुस्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो इस किताब में जो है कि जीवन के बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति जो होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है कि 3 क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक बताए थे? तो सर्वप्रथम ओपाइरिन नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे। ओपाइरिन कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? तो रूस का रहने वाले वैज्ञानिक थे। जो ओपाइरिन जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखे, इसका प्रकाशन कब हुआ, कब प्रकाशित किया गया था? तो 1924 ईस्वी, 1924 ईस्वी में जो है कि प्रकाशित किया गया था। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? महासागर में हुआ। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ओपाइरिन के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओपाइरिन, थियोफ्रास्टस, ट्रिविरानस और सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ओपाइरिन। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है कि ओपाइरिन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? जिसमें ओवम या ओवम का दूसरा नाम होता है oocytes कहते हैं, या इसे फीमेल गैमेट्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब इसी में कहा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? सबसे छोटी कोशिका, तो इसमें जो आता है मेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स आता है। तो सबसे छोटी कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो मेल गैमेट्स, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल गैमेट्स आता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो PPLO। दोनों क्वेश्चन जो है कि कंफ्यूज करता है, इसलिए जो है कि हम लोग क्वेश्चन पे सही से ध्यान देंगे। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। यदि पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो फीमेल गैमेट्स होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो PPLO होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, तो मेल गैमेट्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो हम लोग जो है कि इसके पहले चर्चा किए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और हम लोग के शरीर का जो सेल्स होता है उस सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इस सेल्स में एक ही सेल्स है जिस सेल्स में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और उस सेल्स का नाम क्या है? तो RBC। RBC में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि नहीं पाया जाता है। RBC माइटोकॉन्ड्रिया, RBC इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, या इसका लाल रक्त कण, लाल रक्त कण, या रेड ब्लड कर्पसल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड कर्पसल्स भी इसको जो है कि बोला जाता है। तो RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण या रेड ब्लड कर्पसल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही एक कोशिका है जिस कोशिका में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी कोशिका होते हैं सभी कोशिका में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका बड़ी होती है? तो यहां कौन सी कोशिका बड़ी होती है? तो कोशिका जंतु कोशिका बताए होंगे कि कोशिका, तो ये कोशिका हो गया जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। और ये पौधा कोशिका, पौधा कोशिका। तो कौन सा कोशिका बड़ा होता है? तो जंतु कोशिका जो होता है छोटा होता है, और पौधा कोशिका जो होता है बड़ा होता है। जंतु कोशिका छोटा होता है और पौधा कोशिका जो है कि बड़ा होता है। तो निम्नलिखित में कौन सी कोशिका बड़ी होती है? तो पौधा कोशिका जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ा होता है, तो पौधा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन प्रोकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी के लाल रक्त कण, अभी हम लोग देखे हैं कि स्तनधारी के लाल रक्त कण में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन है आर्कियोबैक्टीरिया। तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये भी जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए जो है कि ये तीनों में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसके पहले हम लोग देखें कि स्तनधारी के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है, और ये जो है कि आर्कियोबैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को निम्न वर्गीय जंतु में सर्वप्रथम किसने देखे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को निम्न वर्गीय जंतु में सर्वप्रथम जो देखने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कोलिकर। तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम निम्न वर्गीय जंतु में देखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए कोलिकर। ये कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को निम्न वर्गीय जंतु, तो निम्न वर्गीय जंतु का नाम क्या था, तो इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के कोशिका से जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्राप्त किए थे, और इन्होंने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को निम्न वर्गीय जंतु में सर्वप्रथम किसने देखे, कोलिकर ने देखे। और किससे माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त किए थे, तो इंसेक्ट के सेल से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम उच्च वर्गीय जंतु में किसने देखे थे। तो निम्न वर्गीय जंतु में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखे थे, और उच्च वर्गीय जंतु में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्टमैन। तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को उच्च वर्गीय जंतु में देखे थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम उच्च वर्गीय जंतु में, तो उच्च वर्गीय जंतु में अल्टमैन, निम्न वर्गीय जंतु में कोलिकर। और ये अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे, तो नाम क्या दिए थे, तो इन्होंने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट रखे थे। तो बायोप्लास्ट किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और बायोप्लास्ट नाम किसने दिए थे, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने जो है कि इसका नाम बायोप्लास्ट रखे थे। और बाद में जो है कि बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किए, और इसका नामकरण करके इसका नाम जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया रखे, और आज तक जो है कि हम लोग इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को निम्न वर्गीय जंतु में सबसे पहले किसने देखे थे, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक। उच्च वर्गीय जंतु में किसने देखे थे, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। अल्टमैन ने इसका नाम क्या दिए थे, तो बायोप्लास्ट दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किए थे, तो बेंडा नामक वैज्ञानिक। तो बायोप्लास्ट नाम किसने दिए थे, तो ये अल्टमैन। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है कि बेंडा। अभी हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किए थे, तो ये बेंडा नामक वैज्ञानिक। तो इसमें तीन वैज्ञानिक का आगमन होता है, कोलिकर, अल्टमैन और बेंडा। तो कोलिकर निम्न वर्गीय जंतु, अल्टमैन उच्च वर्गीय जंतु, और अल्टमैन इसका नाम बायोप्लास्ट रखे, और बेंडा ने जो है कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है कि आरएनए, डीएनए, राइबोसोम और सोलेबल एंजाइम पाया जाता है।
तो इसमें आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सभी। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है यह, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और ये डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर तीन स्थल होता है, तीन स्थान होता है जिस जगह जो है कि डीएनए पाया जाता है। तो वो कौन कौन सा स्थान है? तो पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा स्थान कौन सा है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स यानी लवक कहते हैं। और तीसरा स्थान कौन सा है? तो केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये कोशिका के अंदर यही तीन स्थान है जिस तीन स्थान पे जो है कि डीएनए पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है कि कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? तो केंद्रक होता है। ये तीन ही जगह जो है कि डीएनए पाया जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाने वाला डीएनए होता है उस डीएनए को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जो है कि 15 क्वेश्चन तक देख लिए। अब ये 16 क्वेश्चन जो बताए थे कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये डीएनए जो है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिड्स में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो यह केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और लवक में। तो लवक को हम लोग कहते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कहते हैं ये। तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का बना होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का बना होता है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फो मतलब होता है फास्फोरस, फास्फोरस। और लिपिड मतलब होता है वसा। लिपिड मतलब क्या हो गया? तो वसा। तो जब वसा में फास्फोरस मिला होता है, वसा के साथ फास्फोरस मिला होता है तो उसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड, लिपिड माने वसा, और वसा के साथ क्या मिला होना चाहिए? तो फास्फोरस। तो जब फास्फोरस मिला होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया फॉस्फोलिपिड और ये प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यहां ऑप्शन में घोल, तो घोल नहीं होगा, विलयन नहीं होगा, सभी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को, लिक्विड को जो है कि हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? तो आरएनए, डीएनए, राइबोसोम और सोलेबल एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टा कहाँ पाया जाता है? तो कल फिगर के साथ बताए थे कि क्रिस्टा जो होता है कौन सा कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है, जिस कोशिकांग में जो है कि क्रिस्टा पाया जाता है तो उस कोशिकांग का नाम क्या है, उस ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्रिस्टा क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रिस्टा कहा जाता है। तो क्रिस्टा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पाइरेशन, यहाँ टी, सेलुलर रिस्पाइरेशन की क्रिया कहाँ होता है? तो सेलुलर ये नाम से स्पष्ट, इसको हिंदी में कोशिकीय श्वसन, तो नाम से ही स्पष्ट है कि श्वसन की वैसी क्रिया जो कोशिका के अंदर होता है। तो जब श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होता है तो उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिका के अंदर तो बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, या जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारा जो है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। लेकिन क्या ये सभी कोशिकांग में कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया होती है? तो नहीं, इन सभी कोशिकांग में जो है कि कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया नहीं होती है। तो कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पाइरेशन कहाँ हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन क्रिया की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि आपके घर में खाना कहाँ बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि घर में खाना बनता है। लेकिन घर में भी एक पार्टिकुलर रूम होता है, उस रूम में खाना बनाया जाता है, जिस रूम को हम लोग कहते हैं किचन रूम कहते हैं। तो उसी तरह से ये कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है? तो मैट्रिक्स में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मैट्रिक्स। तो कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया जो होता है यह मैट्रिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो होता है 2 प्रकार का होता है, जिसको ऑक्सी श्वसन और अनाऑक्सी श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन ये होता है 2 प्रकार का। ऑक्सी, पहला हो गया ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा जो होता है अनाऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन और अनाऑक्सी श्वसन, जब ये दोनों मिलता है तो ये दोनों श्वसन को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में होता है, और ये जो होता है O2 के अनुपस्थिति में होता है यह। तो कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन 2 प्रकार का हो गया, जिसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं और दूसरा अनाऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में और अनाऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अब क्वेश्चन कहता है कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब यहाँ ये क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये ऑक्सी श्वसन है या अनाऑक्सी श्वसन है, क्योंकि ये 2 प्रकार का ऑक्सी श्वसन और अनाऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, अनाऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी
ए और बी होगा। जब इसी क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए कि अनाऑक्सीश्वसन या ऑक्सीश्वसन, तो इसमें जो है कि ऑक्सीश्वसन यदि कर दिया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है, तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अब यहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी होता है, और ये दो प्रकार का, ऑक्सीश्वसन और अनाऑक्सीश्वसन। अब यदि जो है कि ऑक्सीश्वसन कहा जाएगा तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, यदि अनाऑक्सीश्वसन कहा जाएगा तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में, अनाऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और कोशिकीय श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में बनी ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो जब यहाँ सेलुलर रिस्पायरेशन की क्रिया होती है तो सेलुलर रिस्पायरेशन के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और उस एनर्जी को जो है कि हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनी ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या हो गया? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और एटीपी का जो निर्माण होता है उसकी संख्या कितना होता है? तो एटीपी की संख्या 38 होता है ये। तो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखेंगे इसको कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है कि पूछा गया है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो उस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यदि जो है कि हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो उसमें जो है कि ओरल, जिसको भाइभा कहते हैं, तो भाइभा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो इसमें हम लोग आंसर दे सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कि कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, और उस क्रिया के फलस्वरूप जो है कि एनर्जी के रूप में एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है कि कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। यह कॉन्ड्रियोसोम किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कितना हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियोसोम और बायोप्लास्ट, तीन नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही, दूसरा कॉन्ड्रियोसोम, और तीसरा जो होता है ये बायोप्लास्ट होता है। तो कॉन्ड्रियोसोम किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे श्वसन स्थल कहा जाता है? तो कोशिकीय श्वसन की अभिक्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कोशिका में अधिकतम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो
तो माइटोकॉन्ड्रिया अधिकतम, तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन करना होता है। एनर्जी का फॉर्मेशन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी का फॉर्मेशन करना होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो वर्क करने वाले होते हैं वह जंतु की, पौधा की अपेक्षा जंतु में वर्क होता है। पौधा की अपेक्षा जंतु में वर्क क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जंतु में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधा की अपेक्षा बड़ा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में जो है कि पौधा कोशिका की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। और कौन सी कोशिका बड़ा होता है, तो पौधा कोशिका। कोशिका में बड़ा अगर शेप कहा जाए तो पौधा कोशिका का शेप जो होता है कि जंतु कोशिका से बड़ा होता है। लेकिन यदि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाए तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होता है पौधा कोशिका से अधिक होता है। एक कोशिकीय जंतु की कोशिका में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो एक कोशिकीय जंतु की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिकतम होता है, तो मनुष्य के शरीर की किस कोशिका में, तो सबसे ज्यादा जो होता है कि हम लोग शरीर के किस भाग से जो है कि हम लोग वर्क करते हैं, तो ये मसल्स होता है। मसल्स के द्वारा जो है कि एनर्जी का लॉस सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा होने के कारण जो है कि एनर्जी फॉर्मेशन में मसल्स का मुख्य भूमिका होता है। इसलिए मसल सेल्स में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा। तो मसल कोशिका, मसल्स कोशिका, मसल सेल्स में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है कि सबसे अधिक होता है। और मसल सेल्स में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है, तो लगभग 5000 जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होता है। तो मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है, तो ये 5000 होता है। अब जो है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कि ये टॉपिक के द्वारा जो दिया गया क्वेश्चन है ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला क्लास जो है कि हम लोग मिस नहीं करें। अगला क्लास का जो भी वीडियो होगा उस वीडियो को जो है कि हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। ओके, बाय।